मेरी माँ ने मेरी शादी एक गँवार लड़की से करवा दी थी, जिसे ना तो खाने की तमीज़ थी, ना ही कपड़े पहनने की, और ना ही वह ढंग से बात करती थी। मगर मेरी माँ ना जाने क्यों मेरी पत्नी की बहुत दीवानी थी। मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका था, इसीलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता था। एक दिन मैं अपनी पत्नी को बाहर घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया और जंगल में छोड़ दिया। फिर कुछ ही दिनों के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। मगर शादी के बाद जैसे ही मैंने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो हैरान रह गया, क्योंकि वह तो मेरी ही। जब से मेरी शादी हुई थी, आधी रात को मुझे ऐसा लगता था जैसे कमरे में कोई मौजूद है, मगर मैं रोजाना ही नजरअंदाज करके फिर से सो जाता था। लेकिन अब मुझे लगातार ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे ही आधी रात होती थी, कमरे में कोई चल फिर रहा होता था। कुछ दिन तक तो यही सब चलता रहा। फिर एक दिन तंग आकर मैंने तय कर लिया कि आज मैं देख करके ही रहूंगा कि मेरे सोने के बाद कमरे में कौन आता है। उस रात मेरा सारा ध्यान उसी ओर था। जैसे ही आधी रात हुई, मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी खड़ी थी और दबे कदमों से कमरे से बाहर निकल रही थी। इसका मतलब यह था कि वह रोज रात मेरे सोने का इंतजार करती थी, और जैसे ही मैं सो जाता था वह कमरे से बाहर चली जाती थी। लेकिन इतनी रात को वह कहाँ जाती थी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन तक तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर अचानक एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि रात के अंधेरे में मेरी पत्नी आखिर कहाँ जाती है। वैसे भी मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, और यह मेरे पास अच्छा मौका था कि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूं और अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूं। इसीलिए एक रात मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही मेरी पत्नी कमरे से बाहर निकली, मैं भी उसके पीछे निकल पड़ा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और बीच बीच में पीछे मुड़कर देख रही थी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। मैं भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैं बिना किसी चीज का ध्यान दिए उसके पीछे बढ़ता जा रहा था। मुझे यह भी अंदाजा नहीं रहा कि मेरी पत्नी किस तरफ जा रही है। फिर अचानक एक जगह पहुंचकर जब मैंने अपने आसपास का जायजा लिया तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो रात के अंधेरे में एक आदमी के साथ। मेरा नाम आनंद है। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इसी कारण माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे पिता एक सरकारी दफ्तर में छोटे से कर्मचारी थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की थी ताकि मुझे किसी मुकाम तक पहुंचा सके। वह चाहते थे कि मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं ताकि मेरा भविष्य उज्जवल हो। मैंने भी अपनी जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कभी किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया था। मैं उन लड़कों में से नहीं था जो लड़कियों के आगे पीछे घूमते हो। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होता था। मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की थी। शहर में हमारा एक छोटा सा घर था। मेरे पिता की बहुत इच्छा थी कि वे मेरी माँ को एक बड़ा सा घर दिलाए और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन वे जितने भी पैसे जमा करते थे, वे सारे मेरी पढ़ाई और मेरे खर्चों पर लग जाते थे। माँ ने भी कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी, बल्कि हमेशा यही कहती थी कि उनका बेटा ही उनके लिए सब कुछ है। मेरे पिता अपने पैसे मुझ पर खर्च करें या माँ पर, उनके लिए यह एक ही बात थी। यह भी अच्छी बात थी कि वे मेरे भविष्य के लिए खर्च कर रहे थे, क्योंकि जब मैं सफल हो जाऊंगा तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। उनके लिए उनकी जिंदगी में बेटे की सफलता और खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मैं अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, और मैं भी अपने माता-पिता की उम्मीदों को नहीं तोड़ सकता था। इसलिए मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई की थी। मैं यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था जब मेरे पिता का देहांत हो गया था, और वे मुझे और माँ को अकेला छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ एक छोटी-मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी थी। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने अच्छी नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि बहुत जल्द मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने इतने सालों तक मेहनत से पढ़ाई की थी और मुझे यकीन था कि मुझे इसका फल ज़रूर मिलेगा। और वैसा ही हुआ था।
थोड़ी सी मेहनत और कोशिश के बाद मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में बेहतरीन नौकरी मिल गई थी। सैलरी भी अच्छी थी और कंपनी ने मुझे रहने के लिए घर भी दिया था। घर के साथ साथ मुझे एक गाड़ी भी मिल गई थी। मैं इन सभी चीज़ों से बहुत खुश था और यह सब निश्चित रूप से मेरे माता पिता की वजह से ही संभव हो पाया था। मेरी माँ हर शनिवार मंदिर जाकर पूजा करती थी। घर में भी वे नियमित रूप से पूजा कराती थी ताकि घर में शांति बनी रहे, मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। आखिरकार उनकी मन्नतें और प्रार्थनाएं रंग ले आई और उनके बेटे को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई थी। मैं खुशी खुशी घर आया था। सबसे पहले मैंने यह खबर अपनी माँ को दी थी कि मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी है। यह खबर सुनते ही माँ के चेहरे पर एक ना खत्म होने वाली मुस्कान आ गई थी। आज उन्हें अपनी जिंदगी की सारी मेहनत का फल मिल गया था। लेकिन दुख इस बात का था कि यह दिन देखने के लिए मेरे पिता जीवित नहीं थे और हमारे साथ नहीं थे। उन्हें कितना शौक था कि उनका बेटा किसी काबिल बने और आज जब मैं उनकी सालों की मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंच गया था, तो वे मेरी सफलता देखने के लिए हमारे साथ नहीं थे। लेकिन इसे भगवान की मर्जी समझकर हमने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। अगले ही दिन से मैंने अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने और मेरी माँ ने ज़रूरत का सामान लिया था और जिस घर को कंपनी वालों ने हमें दिया था, उसमें मैं अपनी माँ को लेकर आ गया। वह घर काफ़ी खूबसूरत और बड़ा था। माँ हमारा पुराना घर छोड़कर वहाँ जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन मेरी खुशी के लिए माँ ने वह घर छोड़ दिया और मेरे साथ नए घर में आ गई थी। वैसे भी माँ ने सोच लिया था कि अब जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ, तो वह मेरी शादी करवाने की तैयारी करेंगी। इसलिए हम लोग इस बड़े घर में आ गए थे। मैंने अपनी शादी का फैसला माँ पर छोड़ दिया था। वे मेरे लिए जिस भी लड़की का चयन करेंगी, मुझे वह स्वीकार होगा, क्योंकि मेरी कोई अपनी पसंद नहीं थी। मुझे पूरा यकीन था कि जिस तरह मेरी माँ ने हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा चुना है, वैसे ही मेरी जिंदगी का यह बड़ा फैसला भी बिना सोचे समझे नहीं लेंगी। अभी मेरी नौकरी को सिर्फ एक ही महीना हुआ था कि एक दिन मेरी माँ ने मुझे खुशखबरी सुनाई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़की बहुत ही समझदार और सुलझी हुई थी और देखने में भी खूबसूरत थी। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई थी। लड़की सच में खूबसूरत थी और मैंने भी उसके बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। माँ की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दिया था। मेरी उस लड़की से सगाई हो गई थी। माँ ने मुझे बताया था कि उसका नाम गीता है। मेरी नई नई नौकरी थी, इसलिए काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा था। व्यस्तता की वजह से मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं उस लड़की से कोई बात करूं या फिर उससे मेरी कोई मुलाकात संभव हो। माँ ने मुझे बताया था कि वह हमारे परिवार से ही है, दूर के रिश्तेदारों में से एक है और यह रिश्ता बचपन से ही तय था। जब मेरे पिता जीवित थे, उन्होंने अपनी मौजूदगी में ही माँ की सहमति से गीता से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन माँ ने कभी मेरे सामने इस बारे में जिक्र नहीं किया था। उस समय उन्होंने मुझे यह बात इसलिए नहीं बताई थी ताकि मैं अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा सकूं और किसी काबिल बन जाऊं। इसके बाद ही वे मुझे इस बारे में बताना चाहती थी। गीता तो शुरू से ही माँ को मेरे लिए पसंद थी और बचपन में ही हमारा रिश्ता तय हो गया था। अब तो बस समाज के सामने रस्मों के लिए सब कुछ किया जा रहा था। मुझे अपने माता पिता की पसंद पर पूरा यकीन था, इसलिए मैंने इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहा और ना ही माँ से लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ पूछा। माँ इस काम में और देर नहीं करना चाहती थी और जल्द से जल्द अपनी बहू को घर लाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने 2 महीने बाद की ही शादी की तारीख तय कर दी थी और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैंने अपनी पहली तनख्वाह अपनी माँ के हाथ पर लाकर रख दिया था ताकि वे शादी की जो भी तैयारियां करना चाहे अपनी मर्जी से कर सके। मैं भी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था और अपनी होने वाली पत्नी के बारे में कई सपने संजोए हुए था। शुरू से ही मेरे मन में एक आदर्श लड़की की छवि थी। मैं चाहता था कि जैसे मैं पढ़ा लिखा और काबिल इंसान हूँ, मेरी पत्नी भी बिल्कुल मेरी तरह हो, बहुत पढ़ी लिखी और योग्य। मैं जहाँ भी उसे अपने साथ ले जाऊं, लोग हमारी जोड़ी को देखकर हम पर गर्व करें। मुझे एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी
और सलीकेदार लड़की चाहिए थी। और मुझे पूरा विश्वास था कि जो लड़की मेरी जिंदगी में आने वाली है, वह बिल्कुल वैसे ही होगी। भला माँ मेरे जैसे पढ़े लिखे बेटे के लिए कोई साधारण लड़की कैसे पसंद कर सकती थी। समय इसी तरह बीतता गया और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी शादी का दिन आ गया। जब हम बारात लेकर गांव पहुंचे तो मैं हैरान रह गया था। क्या माँ ने मेरा रिश्ता एक गांव में तय किया था? गांव में रहने वाली लड़की कैसी होगी, ये सोचकर ही मुझे कुछ हो रहा था। फिर मैंने खुद को यह सोचकर दिलासा दिया कि हो सकता है लड़की का घर गांव में हो, लेकिन वह शहर में पली बड़ी हो और पढ़ी लिखी हो। अगर कोई गांव में रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अनपढ़ और गंवार होगी। मैंने अपनी सारी सोच को झटक दिया और शादी की रस्में शुरू हो गई। शादी पूरी हुई और मेरी पत्नी विदा होकर मेरे घर आ गई थी। लेकिन शादी की पहली ही रात जो सच्चाई मेरे सामने आई, उसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। जब मैं अपने कमरे में आया और प्यार से अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उससे बातें की, तो उसके जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लड़की के बोलने का तरीका बिल्कुल देहाती और अनपढ़ था। एक अजीब सा अंदाज था उसकी बातचीत में। जब उसने बोलना शुरू किया तो मैं हैरान रह गया था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह मजाक कर रही हो, लेकिन जब उसने बार बार उसी लहजे में बोलना जारी रखा तो मुझे घबराहट होने लगी और गुस्सा आने लगा था। तभी मैंने गुस्से से चीख कर उसे चुप रहने को कहा था। जब मैंने उसे चुप रहने को कहा तो वह चुप हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की मेरे सामने बैठी थी, जो देखने में सुंदर थी और जिसे मैं बहुत पढ़ी लिखी और योग्य समझ रहा था, उसका बोलने का तरीका इतना अजीब क्यों था। लेकिन मेरे ऊपर असली बिजली तो तब गिरी जब मैंने उससे उसकी शिक्षा के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसने मैट्रिक भी पास नहीं किया है। वह स्कूल जाती थी, लेकिन उसने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और उसके बाद उसे पढ़ाई का कोई खास शौक नहीं था। इसलिए उसके माता पिता ने उसे स्कूल से निकाल लिया था, क्योंकि वह हर दिन टीचर से मार खाकर घर लौटती थी और उसकी टीचर रोज उसके माता पिता को स्कूल बुला लेती थी। इस रोज रोज की झंझट से तंग आकर उसके माता पिता ने उसे स्कूल से निकाल दिया और घर के कामों में लगा दिया था। लेकिन उसे हिंदी पढ़नी और लिखनी आती थी। वह अपना नाम भी लिख सकती थी और हिंदी में जो लिखा हो उसे पढ़ सकती थी। यहाँ तक कि अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों को भी वह पढ़ा देती थी। घर के सारे कामकाज उसे बहुत अच्छे से आते थे। झाड़ू पोछा तो वह बड़े ही बेहतरीन तरीके से करती थी। उसकी ये अजीब और गरीब बातें सुनकर मुझे चक्कर आने लगे थे कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा था। मैंने यह सोचकर इस लड़की से शादी की थी कि वह बहुत पढ़ी लिखी और मेरे लायक होगी, लेकिन यह लड़की तो कहीं से भी मेरे योग्य नहीं थी। माँ ने आखिर क्या सोचकर मेरा रिश्ता इससे तय किया था। मैं उसी समय अपने कमरे से बाहर निकल आया, क्योंकि उसकी बेतुकी बातें अब मुझसे और सुनी नहीं जा रही थी। पूरी रात मैंने अपने कमरे से बाहर बिताई थी और यही सोचता रहा कि माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। सुबह जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने यही कहा कि मुझे उसकी पढ़ाई से क्या लेना देना। मैंने कौन सा उससे नौकरी करवानी है। वह लड़की खूबसूरत है, समझदार है, घर को अच्छे से संभालेगी, मुझे और माँ को अच्छे से देखभाल करेगी। मुझे और क्या चाहिए। माँ ने मुझसे कहा कि मैं इस रिश्ते को थोड़ा समय दूं, फिर सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर वे मेरे लिए कोई बहुत पढ़ी लिखी लड़की लाती और वह घर के किसी काम में हाथ भी न लगाती तो क्या फायदा होता। अगर मैं थका हारा घर लौटता और मुझे खाने तक के लिए तरसना पड़ता, तो ऐसी पढ़ी लिखाई लड़की भी किस काम की। इससे अच्छा तो यही है कि उन्होंने मेरे लिए ऐसी लड़की को चुना जो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखे। माँ का कहना था कि गीता गांव की रहने वाली भोली भाली और मासूम लड़की है। मैं उसे जिस तरह से अपने रंग में ढालूंगा, वह उसी तरह से ढल जाएगी। वह मुझसे किसी भी बात पर बहस नहीं करेगी और मेरी हर बात मानेगी। यही सोचकर उन्होंने मेरी शादी गीता से करवाई, ताकि मेरी जिंदगी सुखद और शांतिपूर्ण रहे। उन्हें यकीन था कि गीता कभी किसी भी मामले में मुझसे बहस नहीं करेगी। उनका कहना था कि अभी मैं भावनाओं में बहकर सोच रहा हूँ, लेकिन समय के साथ मैं खुद इस बात को समझ जाऊंगा। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा हमसफर चुनना चाहिए
जो इंसान को मानसिक शांति दे। पढ़ा लिखा और काबिल इंसान तो मैं खुद भी हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने बराबर की लड़की से शादी कर भी ली होती और वह बदले में मुझे सम्मान और प्यार न देती, तो ऐसी शादी का क्या फायदा था। मैं जानता था कि चाहे कुछ भी कर लूँ, माँ को मैं अपनी बात नहीं समझा सकता, इसलिए उनसे इस विषय पर बहस करना बेकार था। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया और उसके बाद मैंने अपनी पत्नी की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उसकी खूबसूरती मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को लेकर जो एक आदर्श लड़की की छवि बनाई थी, वह गीता में जरा भी नहीं थी। इसी वजह से मेरा मन उससे उठ चुका था। मैं उससे कोई बात नहीं करता था, बल्कि मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि जब मैं घर पर रहूं, तो वह मेरे सामने ना आए और कमरे से बाहर ही रहे। मैं अपनी पत्नी को बार-बार अपमानित करता था और अपने सारे गुस्से का निशाना उसे बनाता था, और वह चुपचाप मेरी हर बात सहन कर लेती थी। आखिर करती भी क्यों ना। उसे बैठे बिठाए इतना पढ़ा लिखा काबिल पति जो मिल गया था, मुझे वह लड़की एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि ना तो उसे ठीक से खाने की तमीज थी और ना ही कपड़े पहनने की। यहाँ तक कि मैं उसे अपने साथ घर से भी बाहर कहीं नहीं ले जाता था, क्योंकि जिस तरह के गंवारों जैसे और गाँव वालों जैसे कपड़े वह पहनती थी, उसे देखकर मुझे गुस्सा आ जाता था। वह हाथों से बिल्कुल अनपढ़ लोगों की तरह खाना खाती थी। मुझे तो उसकी कोई भी आदत पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी माँ जाने क्यों उसकी दीवानी थी। उन्होंने एक अनपढ़ लड़की को मेरे गले बांध दिया था और मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। ना ही मैं इसे आगे चलाना चाहता था, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की वजह से मैं अब तक चुप था। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी इस लड़की से जान छूट जाए। मैं खुद उसे छोड़कर अपनी माँ की नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता था, ना ही उनका भरोसा तोड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि वह खुद ही मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन मेरे लाख बुरे बर्ताव के बावजूद भी ना तो वह मुझे छोड़ने के लिए तैयार थी और ना ही मेरे इस घर को। मैं रोज सुबह उसे खूब अपमानित करके घर से निकलता था, यह सोचकर कि मेरे जाने तक शायद वह घर छोड़कर चली जाए। लेकिन जब मैं वापस आता, तो वह फिर से अपने गांव वालों जैसे कपड़े पहनकर और अजीब सा तैयार होकर मुस्कुराती हुई मेरा इंतजार कर रही होती थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी किसी भी बात का उस पर कोई असर ही नहीं होता। अजीब लड़की थी, इतनी बेइज्जती और जिल्लत के बाद भी इस घर में बनी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं ताकि इससे छुटकारा मिल सके। मेरे दोस्त और जानने वाले सभी ने मुझे और मेरी पत्नी को अपने घर खाने पर बुलाया था, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को किसी दोस्त से नहीं मिलवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वे लोग मेरी पत्नी को देखकर मेरा मजाक उड़ाए और मुझ पर हंसे। अब तो मैं अपने दोस्तों से भी मिलने से कतराने लगा था कि कहीं वे लोग मेरी पत्नी को देखने के लिए मेरे घर ना आ जाए या फिर मुझे अपने घर ना बुला ले। मैं किस मुसीबत में फंस गया था। मैं अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, मगर मैंने नोटिस किया था कि जब से मेरी शादी हुई थी, हर रात मुझे ऐसा लगता था कि कमरे में कोई मौजूद है। मुझे किसी की उपस्थिति और किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी, मगर मैं इसे रोज नज़रअंदाज कर देता था और दोबारा गहरी नींद में सो जाता था। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना देखा जाए कि रात को कमरे में कौन आता है। उस रात जैसे ही मुझे कमरे में कोई आहट सुनाई दी, मैंने आंखें खोली तो यह देखकर हैरान रह गया कि सामने मेरी पत्नी खड़ी थी और वह दबे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ भी देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मैंने झट से आंखें बंद कर ली। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि वह रात के वक्त कहाँ जा रही थी। पहले तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर सोचने पर ध्यान आया कि मुझे तो इस बात पर खुश होना चाहिए था। मुझे तो अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना था और दूसरी शादी करनी थी, और यह मेरे पास एक अच्छा मौका था कि मैं अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम ही लगा देता कि वह रात के अंधेरे में घर से बाहर जाती थी, और इसी बात को बहाना बनाकर मैं उस पर आरोप लगाकर उसे छोड़ सकता था। लेकिन मैं देखना चाहता था कि वह आखिर जाती कहाँ है, इसलिए मैंने अगली रात उसका पीछा करने का सोचा। जैसे ही मेरी पत्नी दबे कदमों से कमरे से बाहर निकली, थोड़ी देर बाद मैं भी चुपचाप उसके पीछे चल दिया। वह आगे बढ़ रही थी
और बार-बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। अब तो मुझे सच में इस औरत पर शक होने लगा था कि वह ज़रूर कुछ ऐसा कर रही थी जो मुझसे छिपा रही थी और मेरी बेरुखी का पूरा फ़ायदा उठा रही थी। आखिर वह थी गाँव की गँवार लड़की, उससे और उम्मीद भी क्या किया जा सकता था। जब उसके पति ने उसे कोई अहमियत नहीं दी, तो उसने रात के अंधेरे में बाहर जाना शुरू कर दिया था। अब ऐसी लड़की को मैं अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और मुझे भी तो उसे छोड़ने का बहाना मिल गया था। मैं चुपचाप उसके पीछे चलता गया और यह भी ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ। जब मैंने इधर-उधर देखा तो मैं दंग रह गया और डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी पत्नी तो चलते-चलते पहाड़ी वाले पुराने मंदिर तक पहुँच गई थी। यह जगह बहुत सुनसान और वीरान रहती थी। यहाँ तो दिन में भी कोई ज़्यादा आता-जाता नहीं था और मेरी पत्नी इस रात के अंधेरे में यहाँ क्यों आई थी? जब मैंने आगे बढ़कर देखा, तो मेरी पत्नी मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थी। तो क्या वह हर रात यहाँ पूजा करने के लिए आती थी? यह देखकर मैं चुपचाप घर वापस लौट आया था। उसे इस तरह पूजा करते देखकर मेरा मन नहीं किया कि मैं उस पर कोई इल्ज़ाम लगाऊँ कि वह अकेले रात को घर से बाहर जाती है। मैं खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गया था। पूरी रात मुझे नींद तो नहीं आई थी, लेकिन मैं बिस्तर पर पड़ा रहा और यही सोचता रहा कि वह आधी रात को मंदिर में क्या मांगने जाती है। क्या वह लड़की सच में भगवान के इतने करीब है, जिसे मैं हमेशा जंगली, गँवार और जाने क्या-क्या कहता रहता था। थोड़ी देर के लिए तो मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी-सी हमदर्दी पैदा हुई, लेकिन अगले ही पल मैंने अपने दिल को उसके लिए हर तरह की हमदर्दी से साफ कर लिया। यह सोचकर कि मेरा उसके साथ गुज़ारा मुमकिन नहीं है। अगली सुबह मैं अपने ऑफ़िस चला गया। जब मैं वापस आया तो मुझे घर से हँसी की आवाज़ें सुनाई दी। जब मैं कमरे में पहुँचा तो जो देखा उससे मैं हैरान रह गया। मोहल्ले की आंटी और उनकी बेटी मेरी पत्नी से मिलने आई हुई थी और मेरी पत्नी उनसे हँस-हँस कर बातें कर रही थी। मेरी पत्नी का लहज़ा और बात करने का तरीका देखकर वे भी हैरान थीं। वह वही लड़की थी जो आते-जाते मुझे रोज़ देखती थी। 1-2 बार तो उसने मुझसे यहाँ तक कहा था कि वह मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, मगर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था, यह कहकर कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और आज वही लड़की मेरे घर में थी और मेरी गँवार पत्नी को देखकर मुझ पर हँस रही थी, मेरा मज़ाक उड़ा रही थी। जाते-जाते उसने जो बात कही, उसने मुझे जैसे आग में झोंक दिया था। उसने मुझसे कहा, "तुमने मुझे इस तरह ठुकरा दिया था, जैसे तुम किसी बहुत ही काबिल और पढ़ी-लिखी लड़की से शादी करने वाले हो। लेकिन तुम्हारी पत्नी को देखकर तो कहीं से भी नहीं लगता कि वह कभी स्कूल भी गई होगी। इससे अच्छा तो तुम मुझसे ही शादी कर लेते। कम से कम लोगों के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता।" वह लड़की यही कहकर चली गई, लेकिन उसके बाद मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आया था। अब मैंने ठान लिया था कि मैं दूसरी शादी करके ही रहूँगा और अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। मगर उससे पहले मुझे अपनी पत्नी से छुटकारा पाना था, इसलिए मैंने एक योजना बनाई। मैं जानता था कि ऐसे तो मेरी माँ मुझे कभी भी उसे छोड़ने नहीं देगी। मुझे कुछ और ही करना था। फिर अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एक दिन मैं घर से वापस आया और उसे अपने साथ बाहर ले जाने का प्लान बनाया। मेरा बदला हुआ रूप देख के मेरी पत्नी हैरान हुई थी। फिर वो खुशी-खुशी तैयार हो गई। मैं उसे अपने साथ घुमाने बाहर ले गया और फिर घने जंगल में ले जाकर उसे अकेला छोड़ दिया। खुद चुपचाप वहाँ से नज़रें बचाकर घर वापस आ गया। मुझे यकीन था कि अब वह वहाँ से जिंदा वापस नहीं आएगी, क्योंकि वह जंगल शहर का सबसे भयानक जंगल था, जहाँ पर जंगली जानवर होते थे। वैसे भी वह गाँव की पली-बड़ी एक गँवार लड़की थी। उसे शहर के बारे में और शहर की ज़िंदगी के बारे में क्या मालूम? अगर वह जंगल से बाहर भी निकल आती, तो भी घर तक कभी नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि उसे शहर के रास्तों का कोई ज्ञान नहीं था। वह तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी, इसलिए मुझे पूरी तसल्ली थी कि वह कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच सकती। बाकी उसका क्या होगा, वह कहाँ जाएगी, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। घर आकर मैंने माँ से यही कहा कि मैं तो उसे एक जगह बैठाकर खाने को कुछ लेने गया था। जब वापस आया तो वह वहाँ थी ही नहीं। लोगों का कहना है कि वह खुद ही वहाँ से चली गई।
शायद किसी के साथ भाग गए। माँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे साफ कह दिया कि यही सच है। अगर उन्हें अपने बेटे की बात पर भरोसा नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मजबूरन माँ चुप हो गई और कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझसे ज़रूर कहा कि मैंने उनकी बहू के साथ अच्छा नहीं किया। वह कितनी अच्छी और आज्ञाकारी लड़की थी, मगर मैंने उसे खो दिया। उस दिन के बाद से माँ भी चुपचाप रहने लगी थी, मगर मुझे अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। मैं बस अपने लिए सोच रहा था। फिर कुछ ही दिनों बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। यह शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। जिस लड़की से मैंने शादी की, वह मेरे ही ऑफिस में काम करती थी। खूबसूरत भी थी और पढ़ी लिखी भी। मैं बहुत खुश था कि मेरी गँवार पत्नी से मेरी जान छूट गई थी और अब मेरी पसंद की लड़की, मेरी आइडियल, मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। माँ मेरी दूसरी शादी से खुश नहीं थी, मगर अब मैं अपनी माँ को खुश करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि माँ ने अपनी खुशी के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं अपनी दूसरी शादी से बहुत खुश था और अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेताब भी। फिर मैं जैसे ही अपने कमरे में आया और अपनी पत्नी का घूंघट उठाया, तो उसका चेहरा देखकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि वो तो मेरी पहली पत्नी ही थी। वह वही लड़की थी जिसे मैंने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। यह जिंदा कैसे बची थी? ये यहाँ तक कैसे पहुंची थी? और इसे मेरी शादी का कैसे पता चला था? मेरी शादी तो मेरे ऑफिस में काम करने वाली लड़की से हो रही थी, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही थी? कहीं यह मेरा वहम तो नहीं था? मैंने अपने दिमाग को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन नहीं, यह कोई वहम नहीं था, यह सच्चाई थी। मेरी पहली पत्नी मेरे सामने मौजूद थी। दूसरी शादी करने के बावजूद भी पत्नी के रूप में मुझे वही लड़की मिली थी जिससे मैं भाग रहा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत कमरे से बाहर निकलकर बार बार अंजलि को फोन मिलाया। अंजलि वही लड़की थी जो मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी और आज हमारी शादी होनी थी। अचानक अंजलि कहाँ चली गई थी? उसका नंबर भी बंद आ रहा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। इन सारी बातों का जवाब मेरी पत्नी दे सकती थी। इसीलिए मैं फिर से कमरे में वापस आया और मैंने उससे पूछा कि वह वापस कैसे आई और उसने अंजलि के साथ क्या किया है और अंजलि कहाँ है। जब मेरी पत्नी ने मुझसे ये कहा कि मुझे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए, तब मैं और वह हर सवाल का जवाब देगी, तो इस बार उसका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह बिल्कुल इस तरह से बोल रही थी जैसे कोई बहुत ही पढ़ी लिखी और काबिल लड़की हो। मैं तो उसे इस तरह से देखकर ही हैरान रह गया था। मुझे सुबह का इंतजार था। जैसे ही सुबह हुई, मैं बाहर बैठकर अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रहा था। जब मेरी पत्नी कमरे से बाहर निकली, तो उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी ने तो पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रखा था। कल से मुझे झटके पे झटका लग रहा था। मेरी पत्नी मुझे हैरान किए जा रही थी। जब वह भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करने लगी, तो मैं बार-बार उसे देख रहा था कि यह पुलिस का यूनिफॉर्म उसने क्यों पहन रखा है। फिर खाने से फ्री होकर माँ और मेरी पत्नी ने जो सच्चाई मुझे बताई, उसे सुनकर मैं हैरान रह गया था। माँ ने मुझे बताया कि मुझे क्या लगता है कि उन्होंने मेरे लिए ऐसी लड़की का चुनाव किया होगा जो मेरे बराबर की नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने हमेशा मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ का चुनाव किया है। तो फिर वह मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे गलत कर सकती हैं? माँ ने मुझे बताया कि गीता का संबंध ज़रूर गाँव से है, लेकिन वह कोई गँवार लड़की नहीं है। मेरा रिश्ता बचपन से ही गीता से तय था। बात सच है, और यह रिश्ता मेरे पिता और मेरी माँ दोनों ने मिलकर तय किया था। गीता के पिता मेरे पिता के बहुत गहरे और पुराने दोस्त थे और इस दोस्ती को उन्होंने रिश्तेदारी में बदल दिया था। फिर दोनों के बीच यह तय हुआ था कि दोनों अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा दिलवाएंगे और जब तक उनके बच्चे किसी काबिल नहीं हो जाते, ना तो वे शादी का जिक्र करेंगे और ना ही अपने बच्चे को इस रिश्ते के बारे में बताएंगे, ताकि कहीं उनके बच्चे अपने मकसद से पीछे ना हट जाए। गीता के पिता ने भी उसे पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया था और उसने यही रहकर अपनी शिक्षा पूरी की थी। उसे शुरू से ही पुलिस में जाने का शौक था। वह एक काबिल अफसर बनना चाहती थी, इसलिए यही रहकर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और फिर पुलिस में एक अच्छे पद पर भर्ती हो गई थी और पुलिस की एक बहुत ही काबिल और बड़ी अफसर बन गई थी।
और जिस ऑफिस में मैं काम करता था, उसी ऑफिस में कुछ लोग थे जो गैर कानूनी काम करते थे। गीता को उन लोगों को पकड़ना था और उन पर नजर रखनी थी। इसी कारण गीता ने यह सारी बातें मुझसे भी छिपाई और माँ को भी मना किया था कि वह मुझे अभी इस बारे में कुछ ना बताए कि उसकी असलियत क्या है। इसलिए वह मेरे सामने एक गवार और गवार लड़की बनने का ड्रामा करती थी, ताकि मुझे इस पर शक ना हो। क्योंकि गीता का कहना था कि जब तक वह अपने मिशन में कामयाब नहीं हो जाती, तब तक वह मुझे यह बात नहीं बता सकती। क्योंकि अगर मुझे यह बात पता चल जाती, तो मैं अपने ऑफिस में भी सबको यह बता देता कि मेरी पत्नी पुलिस की एक बड़ी अफसर है। अगर मैं अपने ऑफिस में यह बात बता देता, तो जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे थे, जिन्हें गीता पकड़ना चाहती थी, उन्हें भी यह बात पता चल जाती और वे सतर्क हो जाते। इसलिए गीता ने यह बात सबसे छिपा रखी थी और माँ के अलावा कोई भी यह बात नहीं जानता था। और कल ही उसका मिशन पूरा हो गया था और उसने उन लोगों को पकड़ लिया है। उन लोगों में वह लड़की अंजलि भी शामिल थी, जिसके साथ मैं दूसरी शादी करना चाहता था। वह भी पकड़ी गई थी। और जिस वक्त मैंने गीता को जंगल में छोड़कर आ गया था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे तो ऐसे खतरों से खेलने की आदत थी। वह तो मुझसे पहले ही उस जंगल से बाहर आ गई थी, लेकिन जानबूझकर मेरे सामने नहीं आई थी, यह सोचकर कि सबसे पहले वह अपना काम खत्म करेगी और उसके बाद ही मुझे सच्चाई बताएगी। और अब उसका काम खत्म हो गया था। अंजलि पकड़ी गई थी और उसके साथ के सभी लोग भी पकड़े गए थे। और मेरी पत्नी मेरी दूसरी बीवी के रूप में भी मेरे सामने मौजूद थी। और हर रात जब वह घर से बाहर जाती थी, तो वह अपना मिशन पूरा कर रही थी। जिस दिन मैं उसके पीछे गया था, उसे यह सब पता चल गया था। इसलिए वह मंदिर चली गई थी, क्योंकि वह मुझे उस वक्त सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। वह सही समय का इंतजार कर रही थी। जब मुझे यह सब कुछ पता चला, तो मैं सच में हैरान रह गया। और जब मुझे यह सब समझ में आया, तो मैंने यह महसूस किया कि मेरी माँ भी इस सब को जानती थी और यही वजह थी कि वह मेरी पत्नी के प्रति इतनी दीवानी थी। माँ हमेशा मुझे समझाती रहती थी कि मुझे अपनी पत्नी के साथ सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। जब मैंने सब कुछ सुना, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि अब तक मैंने अपनी पत्नी के साथ क्या कुछ नहीं किया था। गीता ने मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी और उस दिन मुझे यह बात समझ में आई कि माता-पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत फैसला नहीं लेते। वे हमेशा अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन फैसला लेते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं, वे हमेशा हमारे भले के लिए करते हैं और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमें अपनी नादानी में हमेशा यह लगता था कि शायद माता-पिता हमें समझ नहीं पा रहे होते या उनका निर्णय हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन उस दिन जब मैंने गीता के बारे में सब कुछ जाना, तो मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे माता-पिता हमेशा हमें सबसे अच्छा देने की कोशिश करते हैं। गीता एक बहुत ही समझदार और काबिल लड़की थी और मैंने कभी उसे सही तरीके से नहीं समझा था। मैंने अपनी छोटी-सी सोच और घमंड के कारण उसके साथ नाइंसाफ़ी की थी। उस दिन गीता के सामने खड़े होकर मैंने अपने किए की माफ़ी माँगी और मैंने यह भी समझा कि माता-पिता ने जो फ़ैसला लिया था वही सही था। मुझे अपने फ़ैसलों पर अफ़सोस हुआ और मुझे यह एहसास हुआ कि अपने माता-पिता की इच्छाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। हमारी खुशी हमेशा उनके फैसलों में छुपी होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब से मैं अपनी पत्नी के साथ सही तरीके से बर्ताव करूँगा और उसकी कद्र करूँगा। यह समझ पाना कि माता-पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए क्या सही है, एक बहुत बड़ा अनुभव का था। यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा और मैंने ठान लिया कि अब मैं अपने जीवन में सही निर्णय लूँगा और अपने परिवार को, अपनी पत्नी को प्राथमिकता दूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।